हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है। चलिए, आप सबने बार मैग्नेट तो देखा होगा, एक साइड नॉर्थ एंड एक साइड साउथ। एंड इस बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इन दोनों की स्ट्रेंथ किससे डिफाइन करते हैं हम? स्मॉल m से। दिस इज स्ट्रेंथ। बार मैग्नेट को हम इन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसमें आप अभी बस इतना याद रखिए कि बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या होती है? पोल्स की स्मॉल m। एंड कैपिटल M से हम लिखते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 2l। 2l क्या रहता है यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल। एंड इसकी डायरेक्शन क्या रहती है? डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आपके लिए ये नया कंसेप्ट है, आप इसको रिलेट करके समझिए इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ। मैंने आपको चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था? दो चार्जेस थे मेरे पास जिनका सेम मैग्नीट्यूड था बट ऑपोजिट साइन था, और उनके बीच में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस था 2a। दैट इज सेंटर ऑफ द डायपोल से हर एक चार्ज का डिस्टेंस क्या था? a। एंड वहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को मैं डिनोट करती थी कैपिटल P से, एंड इसकी डायरेक्शन रहती थी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी डायरेक्शन रहती थी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर आप इसको कैसे समझेंगे? नेगेटिव यहाँ पर काम करता है साउथ पोल एंड पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे काम करता है नॉर्थ पोल। तभी डायरेक्शन अगर उसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव थी तो इसकी डायरेक्शन रहती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये तो थी सिमिलैरिटीज, हमने देख ली। अब हम देखेंगे डिफरेंसेस। डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंस यहाँ पे क्या रहता है? वहां पे आप देखिए, चार्ज हमें इंडिविजुअली भी मिल सकता है, इंडिविजुअली चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, बट पोल्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि अगर ये कोई बार मैग्नेट है, मैं एग्जैक्टली सेंटर से इसको कट कर दूं तो क्या होगा? मेरे पास दो मैग्नेट्स बन जाएंगे लाइक दिस। साउथ, अब यहाँ पर नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पर साउथ एंड यहाँ पर नॉर्थ। यहाँ से हमें पता चलता है दैट इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। और आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल्स does not exist। मतलब हमें इंडिविजुअली नॉर्थ पोल नहीं मिल सकता, ना ही इंडिविजुअली हमें साउथ पोल मिल सकता है। हमें हमेशा नॉर्थ एंड साउथ पोल साथ में ही मिलेंगे, और इनके बीच में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस हमने लिया है 2l। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट लूप एज अ बार मैग्नेट। देखिए, सपोज कोई करंट लूप है मेरे पास लाइक दिस। यहां पर करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, दैट इज क्लॉकवाइज, एंड यहां पे करंट जा रहा है इस साइड लाइक दिस। तो जब इस करंट लूप को मैं ऊपर से देखूंगी तो मुझे लगेगा कि ऊपर डायरेक्शन क्या है करंट की? क्लॉकवाइज। एंड जब मैं नीचे से इस लूप को देखूंगी तो आपको लगेगा कि ये डायरेक्शन क्या है करंट की? एंटी क्लॉकवाइज। एंड अगर मुझे इस करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकालूंगी मैं? यूजिंग माय राइट हैंड। राइट हैंड देखिए, आप डायरेक्शन निकालेंगे सबसे पहले अपने फिंगर्स को आपको कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपको फील्ड कैसे मिल रही है? डाउनवर्ड। तो मतलब हमारे पास फील्ड लाइंस कैसी हुई? लाइक दिस। यहां से फील्ड लाइंस बाहर को निकलेंगी, और हमने बार मैग्नेट में पढ़ा था कि फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? सपोज ये साउथ पोल है एंड ये नॉर्थ पोल है, तो बाहर हमेशा फील्ड लाइंस
मूव करती हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल लाइक दिस एंड दे फॉर्म अ क्लोज लूप। एंड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मूव करती हैं? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। हमने अभी पढ़ा था मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन, वो कह रही थी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इनसाइड मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चलती हैं? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर को जा रही हैं और यहाँ से बाहर निकल रही हैं, तो मतलब हमारे पास ऊपर क्या है? साउथ पोल है और नीचे क्या है? नॉर्थ पोल है। यहाँ पर साउथ पोल होगा और यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ मूव कर रही हैं इनसाइड। तो यहाँ पर भी कैसे मूव कर रही हैं? साउथ टू नॉर्थ मूव कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिंपली हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप एक्ट कर रहा है एज अ बार मैग्नेट। तो अगर बार मैग्नेट का कुछ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है तो करंट कैरिंग लूप का भी कुछ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा। उसको हम कैसे लिखते हैं? m इज इक्वल्स टू आई, स्मॉल आई लिया है तो यहाँ पे आप स्मॉल आई लिख लीजिए, I इंटू एरिया वेक्टर। ए यहाँ पे क्या रहता है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन करी हुई है। तो यहाँ पर ए क्या रहता है? एरिया वेक्टर, एंड आई इज करंट, एम इज मैग्नेटिक मूवमेंट। डायरेक्शन क्या रहती है इसकी? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, या फिर आप बोल सकते हैं डायरेक्शन इसकी रहती है टुवर्ड्स द एरिया वेक्टर। अब हम आगे करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए देखिए, अभी हमने करंट लूप बनाया था लाइक दिस, एंड हमने डिस्कस किया था कि ऊपर क्या है? साउथ पोल, एंड नीचे क्या है? नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही थी इस डायरेक्शन में, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन से आपको करंट क्लॉकवाइज जाता दिखे वो क्या होता है? साउथ पोल, एंड जिस डायरेक्शन से आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज जाता दिखे तो वो क्या होता है? नॉर्थ पोल। ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था। क्लास 10th में आप इसको ऐसे याद रखते थे। देखिए, साउथ पोल हमेशा क्लॉकवाइज जाता है लाइक दिस, एंड नॉर्थ पोल कैसे जाता था? एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको याद रख सकते हैं, जब भी करंट की डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज जाती दिखे तो हमारे पास वो क्या है? साउथ पोल। एंड जब भी आपको करंट की डायरेक्शन, ये रेड मार्कर से क्या बनाया है? करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉकवाइज जाती दिखे तो वो क्या है? नॉर्थ पोल। अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। देखिए, इसमें हम बोहर्स मॉडल का भी कंसेप्ट यूज करेंगे। सपोज ये कोई न्यूक्लियस है और इसके अबाउट एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, वो रिवॉल्व कर रहा है विद अ वेलोसिटी v, एंड इसका मास है me, राइट। तो हमने पढ़ा हुआ है ये चैप्टर 3 में, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि अगर चार्जेस मूव करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। तो हमारे पास यहाँ पे रोल में क्या आएगा? करंट। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे चार्ज क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? करंट इज डिफाइंड एज rate of flow of charge in a cross section area in time t divided by t। इसका क्या मतलब रहता है? देखिए, अगर मैं इस पाथ में कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर करती हूँ, सपोज ये मैंने कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर किया A,
और ये जिसमें एटम की बात कर रही हूँ ये क्या है, एक हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम में क्या होता है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो करंट क्या होगा यहाँ पे कि ये सिंपल एक इलेक्ट्रॉन जितनी बार इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से निकलेगा पर्टिकुलर टाइम t में डिवाइडेड बाय दैट टाइम t। तो करंट को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, I इज इक्वल्स टू चार्ज क्या है यहाँ पर E डिवाइडेड बाय t। अब टाइम पीरियड को हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, ये इसका कुछ रेडियस आप ले लेते हैं स्मॉल r, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू स्पीड क्या है हमारे पास, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमने डिफाइन करी है इनिशियली, दैट इज v। तो 2 पाई r बाई v। अब ये टाइम पीरियड की वैल्यू आप डालेंगे करंट में, दैट इज यहाँ पर E बाई 2 पाई r इंटू वी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई करंट की। अब हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। देखिए अगर बेसिकली ये क्या हो गया, जो अभी हमने डिस्कस किया था करंट लूप, उसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या आता था, करंट इनटू एरिया। करंट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई एंड एरिया क्या होगा इस सर्कुलर लूप का, पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज करंट इनटू एरिया। करंट इज इक्वल्स टू ई वी बाई 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर भी कट जाएगा और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, ई वी आर बाय 2। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ई वी आर बाय 2 एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि सिंपल है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या रहती है, साउथ टू नॉर्थ। अब यहाँ पर साउथ एंड नॉर्थ निकालना इज सो डिफिकल्ट। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, एक ट्रिक याद रखनी है। सिंपल आपको अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड आपको थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस साइड, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस साइड चल रहे हैं तो थंब मेरा बाहर को पॉइंट कर रहा है, तो आप बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आउटवर्ड आ जाएगी। तो आप गलत बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर 3 में पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऑपोजिट मूव करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस साइड को मूव कर रहे हैं तो करंट ऑपोजिट साइड को मूव करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड को जा रहे थे तो करंट जा रहा है इस साइड। तो मुझे अपनी कर्ल करनी है फिंगर्स इस डायरेक्शन में और मेरे पास थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या आई, इनवर्ड। ये क्या आ जाएगी, इनवर्ड। इनवर्ड को हम ऐसे लिखते हैं क्रॉस का साइन। अब आगे हम फाइंड करेंगे एंगुलर मोमेंटम। अब हम आगे फाइंड कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा हुआ है क्लास +1 में। एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी। आर यहाँ पे क्या होता था, रेडियल वेक्टर। सपोज रेडियल वेक्टर जा रहा है इस डायरेक्शन में एंड पी क्या होता था, मोमेंटम। मोमेंटम बेसिकली किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी अगर इस साइड है तो मेरे पास ये आ जाएगा इस साइड। तो जब आप इसको खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा एल वेक्टर का, अगर आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास आ जाएगा आर पी साइन थीटा एंड p मोमेंटम को हम लिख सकते हैं m इंटू वी, दैट इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आपके पास आ जाएगा r MEV साइन थीटा। तो अब यहाँ पर थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड r वेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1। तो आपके पास l की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर MEV, और आप इसको लिख सकते हैं MEV R। अब आप डिवाइड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को बाय सेकेंड इक्वेशन। आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी क्या था, मैग्नीट्यूड ही था। मैग्नीट्यूड ऑफ m बाय मैग्नीट्यूड ऑफ l इज इक्वल्स टू EVR बाय 2 डिवाइडेड बाय MEV R। R से R कट जाएगा, V से V कट जाएगा एंड आपके पास आ जाएगा E बाय 2
Me. And this is very important term. This is known as gyromagnetic ratio. इसको बोलते हैं gyromagnetic ratio. जी, इसका सिंबल क्या रहता है? स्मॉल g. एंड इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.8 इंटू 10⁻10 यूनिट्स क्या रहते हैं? कूलम डिवाइडेड बाय मास है kg, कूलम पर kg. चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं? कूलम. एंड मास के यूनिट्स क्या होते हैं? kg. ये आ गया हमारे पास गायरोमैग्नेटिक रेशो. आपको अगर ये वैल्यू को याद नहीं रखना तो आप सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. एंड मास की वैल्यू क्या होती है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg. उन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी गायरोमैग्नेटिक रेशियो की, दैट इज 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर kg. अब हमारे पास डायरेक्शन क्या है एल की? हमने मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया था MVR. डायरेक्शन क्या थी? डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? स्क्रू रूल का यूज़ करेंगे. ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है. स्क्रू रूल में क्या होता है? जिन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होता है, लाइक दिस, R क्रॉस P. यहाँ पे क्या है? R क्रॉस P. इस साइड को मूव करना है हमने. एग्जैक्टली जहाँ पर इनकी टेल्स मिलती हैं आकर, वहाँ पे हम रखेंगे एक स्क्रू. सपोज मैंने यहाँ पर एक रख लिया स्क्रू. इस पॉइंट पर मैंने एक स्क्रू रखा, तो जब मैं मूव करूंगी R से P की तरफ, लाइक दिस मैं मूव कर रही हूँ, तो आप देखेंगे स्क्रू बाहर को आ रहा है. तो ये क्या हुआ कि जो L की डायरेक्शन है वो क्या आ गई? आउटवर्ड आ गई. L की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड. M की डायरेक्शन क्या थी? इनवर्ड. तो यहाँ पर जब मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? M वेक्टर इज इक्वल्स टू -E/2m L वेक्टर. नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो करता है? M एंड L की क्या है? डायरेक्शंस ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शंस. बिकॉज यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? इलेक्ट्रॉन की. अगर यहाँ पे किसी पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही होती तो L एंड M दोनों सेम डायरेक्शन में आते. अब वो वाला कंसेप्ट आएगा. हम यूज़ करने जा रहे हैं बोहर्स मॉडल का एक रिजल्ट. अब हम यूज़ करने जा रहे हैं बोहर्स मॉडल. मॉडल ने क्या कहा था? बोहर्स मॉडल ने बोला था द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड एंड इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ h/2π. यानी कि L की वैल्यू उसने बोली थी कि दैट इट इज़ अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. यहाँ पे n क्या रहता है? 1 2 3 4. बेसिकली उसने L को क्या बोला था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है. एंड क्वांटाइजेशन की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको चैप्टर 1 पार्ट 1 में अच्छे से दी थी एग्जाम्पल लेके. जो भी कोई चीज़ अगर फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है तो उसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड. एंड उसके केस में n की वैल्यू जो होती है वो हमेशा इंटीजर रहती है, दैट इज़ 1 2 3 4 एंड सो ऑन. कभी भी हमारे पास 1.5 2.5 ऐसी टर्म्स अवेलेबल नहीं होती. ठीक है. अब यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? KLMN शेल्स, जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं. सपोज ये कोई भी एटम था, न्यूक्लियस था, और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में. तो इस ऑर्बिट का नाम क्या होता था? K. आगे अगर चले जाएं हम नेक्स्ट ऑर्बिट में, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये होता था L, लाइक सो ऑन. ठीक है. तो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस L की इस एक्सप्रेशन में. चलिए, M आ जाएगा मेरे पास, M इज इक्वल्स टू E/2m. L उस साइड जाएगा तो L की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी NH/2π. तो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा NHE डिवाइडेड बाय 4πm. तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू NEH डिवाइडेड बाय 4πm. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन.
अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालनी है फॉर अ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट शेल तो आप n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1। अगर आपको सेकेंड शेल के लिए निकालनी है तो आप n की वैल्यू पुट करेंगे 2। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन क्या है फॉर n इज इक्वल्स टू 1। जब हम n इज इक्वल्स टू 1 डालेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी EH/4πm। इसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब n की वैल्यू को हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है मैग्नेटिक मोमेंट का, दैट इज EH/4πm एंड दिस इज नोन एज बोहर मैग्नेटॉन। इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। E की वैल्यू आप डालेंगे 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
-34 जूल्स पर सेकेंड। 4 की वैल्यू तो 4 ही है, पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 एंड एम की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 9.1 × 10⁻31 kg। वो सारी वैल्यूज जब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास एम दैट इज बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.27 × 10⁻24। इसके यूनिट्स क्या रहते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की क्या वैल्यू आ जाती है 9.27 × 10⁻24 एम्पियर्स मीटर स्क्वायर। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट रिवीजन एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 4। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स एंड स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दिस चैनल iVis Education।